Bismillahirrahmanirrahim. Hello children, how are you? Hope all of you are fine. Welcome to our second lecture of chapter 2. Now we are going to study about the natural increase in the population, and that topics follows. Natural increase. अच्छा, so what does natural increase means? तो natural increase का क्या मतलब है? Natural increase is when the number of deaths in a year are less than the number of births in that year. नेचुरल इंक्रीज का मतलब होता है कि जब किसी एरिया पर, जब किसी जगह पर जो अमवात का रेट है एक साल में वो कम होता है एज कंपेयर टू बच्चे पैदा होने का जो रेट होता है वो उस जगह पर उस साल में ज़्यादा होता है, तो उससे नेचुरली चीज़ें ग्रो करती हैं, इंक्रीज करती हैं. तो जिसका मतलब ये हुआ कि डेथ रेट जो है इज लोअर देन द बर्थ रेट. डेथ रेट कम होता है, बर्थ रेट ज्यादा होता है. अब डेथ और बर्थ रेट क्या होता है? तो बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न पर 1000 इन एन एरिया. एक एरिया में आपके कितने बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं पर 1000, उस पॉपुलेशन के पर 1000 में कितने बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं. और डेथ रेट का मतलब है कि नंबर ऑफ पीपल हु डाई आउट ऑफ 1000, और उन 1000 में से कितने बच्चे जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, वो वहाँ का डेथ रेट होता है. The figure 2.9 shows the natural increase percentage of various countries. अब ये 2.9 जो है फिगर, ये आपको शो करता है नेचुरल परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज जो हैं उनका क्या परसेंटेज है या जो नेचुरल इंक्रीज की, किस तरह उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज. यमन की बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, सऊदी अरब की, एंड पाकिस्तान इज ऑल्सो हैज़ अ वेरी हाई rate of natural increase, that is 2.7, or China has the lowest. Clear? Now rates of natural increase vary between countries. अब जो नेचुरल इंक्रीज होता है वो हम ये नहीं कह सकते कि एक ही तरह से हर मुल्क में रिएक्ट करेगा. जिस तरह यहाँ सबके डिफरेंट है कंट्रीज के, उसी तरह ये कंट्री टू कंट्री चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है. और फिगर 2.9 शो करता है कि जो रेट है नेचुरल इंक्रीज का इन कंट्रीज़ में, उन कंट्रीज़ में जो फिगर 2.2 और 2.3 में आपको कंट्रीज़ बताई थी, इन कंट्रीज़ का जो रेट है ऑफ नेचुरल इंक्रीज वो यहाँ बताया गया. इन ऑर्डर टू स्लो डाउन द रेट ऑफ पॉपुलेशन, अगर हम चाहते हैं कि अपना रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको स्लो करें दुनिया में, तो ये ज़रूरी है कि हम इनकरेज करें लोगों को कि वो अपनी फैमिलीज़ को स्मॉलर रखें. वी मस्ट एनकरेज पीपल टू हैव स्मॉलर फैमिलीज़, छोटी फैमिलीज़ रखें, कम बच्चे रखें. मतलब ये है कि हम अपने बर्थ रेट को कम करें, तभी हमारी फैमिलीज छोटी होंगी. और दिस इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन द पुअरर कंट्रीज. और आपने नोटिस किया होगा जितनी पुअरर गरीब कंट्रीज़ हैं जहाँ वहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं और वहाँ का बर्थ रेट जो है दैट इज़ क्वाइट हाई. उसका बर्थ रेट बहुत ज़्यादा उन जगहों का हाई है जो कि जो है वो गरीब ममालिक हैं. वी कैन सी दैट पाकिस्तान हैज़ अ हाई परसेंटेज. और जिस तरह हमने पीछे देखा था कि हमारे पास पाकिस्तान में भी जो परसेंटेज है वो दैट इज़ क्वाइट हाई, दैट इज़ 2.7 जो हमारी नेचुरल इंक्रीज है. ठीक है, और उसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा है. Now it has been forecast that it has been estimated or forecast that if the present rate of population maintains in Pakistan, then in about 30 years the people will reach 340 million, more than twice its present rate. और आप ये हम ये फोरकास्ट करते हैं, हम इस बात को एस्टिमेट करते हैं कि जिस तरह हमारी पॉपुलेशन अब तेज़ी से बढ़ रही है, अगर इसी तरह बढ़ती रही तो
30 सालों के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन है वो 340 मिलियन तक चली जाएगी। और ये कितना बड़ा नंबर है, जो हमारी आज की पॉपुलेशन है उसको डबल कर। ठीक है, समझ आ गई। देयर आर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम अ रिपोर्ट इन डॉन 2003 जून 27 को एक रिपोर्ट जो थी वो डॉन न्यूज़पेपर में जो थी वो एक सेमिनार की वो पब्लिश हुई, जो कि ऑर्गेनाइज किया था पॉपुलेशन ऑफ वेलफेयर डिपार्टमेंट सिंध ने। अब वो ये क्या कहता है, उसकी क्या रिपोर्ट थी कि उसने बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो टेकिंग सीरियस टर्न, बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियस इशू बनता जा रहा है पॉपुलेशन का पाकिस्तान में। और द नीड फॉर ब्रेकिंग द ओल्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल टैबूज टू ओवरकम द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वॉज स्ट्रेस्ड एट अ सेमिनार। उस सेमिनार में इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग या हम जो कहते हैं कि ये हमने फैमिली प्लानिंग्स नहीं करनी, बड़ी बड़ी फैमिली रखनी है, हमारा टैबू है, हमारा स्टिग्मा है, हम फैमिली को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम फैमिली प्लानिंग मीन्स जो है उनको अडॉप्ट नहीं करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इससे हमारी पॉपुलेशन जो है वो एकदम से जो है उसका एक्सप्लोजन होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और उसके बाद हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा हमारे मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर। और highlighting the importance of population control and people's welfare, the speakers called for declaring the subject a top natural priority। और फिर उस स्पीकर ने हाईलाइट किया इम्पोर्टेंस का कि क्यों फैमिली पॉपुलेशन जो है हमारे मुल्क की, क्यों उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, लोगों की बेहतरी के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसने कहा स्पीकर ने कि ये हमारे मुल्क की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे पहला काम हमारे मुल्क को ये करना चाहिए कि अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। और जो मिनिस्टर था फॉर पॉपुलेशन वेलफेयर इम्तियाज़ अहमद शेख जो थे, उसने लोगों को कॉशन किया, लोगों को ख़तरे की घंटी जो थी वो बजाई कि अगर ये पॉपुलेशन हैंडल नहीं होगी, ये प्रॉब्लम हैंडल नहीं होगी रियलिस्टिकली, अगर हम जानते बूझते हुए भी बहुत अक्लमंदी से इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं करेंगे, तो प्लानर्स जो हैं जो कि लोगों की हेल्थ, एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपोर्ट और हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, वो फेल हो जाएंगे और वो लोगों को हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अपने एक आर्टिकल में जो एडवर्सर था काउ एसजी, उसने लिखा पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर, और उसने लिखा कि जो 2 मोस्ट वाइटल नीड्स हैं और हमारी कंट्री की वो क्या हैं। इफ़ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी सॉर्ट इज़ टू बी मेड, अगर हम चाहते हैं कि किसी भी किस्म की तरक्की करें तो एजुकेशन और पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ये इसी तरह है जिस तरह चिकन और एग्स हम कहते हैं एक ही, अगर हम चिकन कहें तो अंडे हमारे दिमाग में आ जाते हैं, अंडे कहें तो चिकन आ जाते हैं, लेकिन ये 2 सेपरेट चीज़ें हैं और इनको हमें सेपरेटली हैंडल करना पड़ेगा। और बाय अपिंग द एजुकेशन ऑफ देयर फीमेल्स एंड बाय मेकिंग अ सीरियस एफर्ट ऑन द पॉपुलेशन कंट्रोल फ्रंट, India with a Muslim population greater than Pakistan has progressed overall as has Bangladesh, a fellow Islamic nation, both which were ड्राउनिंग इन ओवर पॉपुलेशन एंड इलिटरेसी। और हम अगर अपनी जो एजुकेशन है औरतों की उसको इम्प्रूव करेंगे और अगर हम इसको सीरियसली लेंगे तो फिर ही सीरियसली हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि औरतें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। एजुकेटेड औरतें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के बारे में सोचने के लिए और प्रैक्टिकली उसको कंट्रोल करने के बारे में। और जो इंडिया है जिसमें बहुत सारी मुस्लिम पॉपुलेशन है, देखा जाए तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा, और हमारी जो हमारा बांग्लादेश है उसने भी जो कि ओवर पॉपुलेशन में डूबे हुए हैं, वो भी जो है वो इसी तरह इलिटरेसी की वजह से ओवर पॉपुलेशन के उसमें डूबे हुए हैं। अगर वो अपनी लिटरेसी रेट को बेहतर करेंगे तो इस प्रॉब्लम में से निकल आएंगे और एजुकेटेड वीमेन कैन ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। और अगर हम लोग जो है वो ये सब कंट्रीज़ जो हैं ये औरतों की एजुकेशन
के ऊपर स्ट्रेस करेंगी तो फिर ही हम एक ऐसी सोसाइटी और एक अपना मुल्क इस तरह का बना सकते हैं कि जिसमें हम हर तरीके से बहुत डिफरेंट तरीके से हमें ये चीज़ जो है वो हमारे लिए एडवांटेज हमें देगी और हमें फ़ायदा देगी. The writer also said, according to a recent report, Tunisia is one fellow Muslim country that by its dedication to population control has transformed itself and now actually taken as a model for other developing countries. और जो एक हमारा मुल्क है तुनीसिया जो कि एक इस्लामिक कंट्री है वो एक मॉडल है हमारे लिए कि किस तरह उसने डेडिकेशन के साथ अपनी जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया और किस तरह वो हमारे लिए मॉडल है डेवलपमेंट का. Tunisia's rate of natural increase is 1.1%, but China is nearly half that as shown in figure 2.9. तुनीसिया जो है उसकी 1.1% नेचुरल इंक्रीज रेट है, लेकिन चाइना का फिगर 2.9 में आप देख सकते हैं कि 0.6 है. चाइना का उससे भी कम है, लेकिन और फैक्टर्स भी हैं कि चाइना की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और तुनीसिया की पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है. जो तुनीसिया का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. China has achieved the low rate of natural increase due to one child policy. और चाइना का जो लो रेट है उसके पीछे एक बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर काम करता है. और चाइना ने जो लो रेट को अचीव किया है वो किस तरह किया है कि उनके पास पॉलिसी थी कि वन चाइल्ड वो उनके मुल्क में अलाउ नहीं था एक से ज़्यादा बच्चा जो था वो पैदा करना. और वो पेरेंट्स जो सिटीज़ में रहते थे और उनको कुछ बेनिफिट्स दिए गए कि वो अगर एक बच्चा पैदा करेंगे तो हम आपको बेनिफिट्स देंगे अपने बच्चे की जो है वो फॉर देयर चाइल्ड इफ़ इट इज़ देयर सेकंड चाइल्ड. और जो पेरेंट्स सिटीज़ में थे उनको फ़ाइन किया गया कि अगर वो एक से ज़्यादा बच्चा करेंगे तो उनको फ़ाइन होगा. और उन बहुत से बेनिफिट्स जो उस फैमिली को दिए जाते थे जब उनके पास एक बच्चा था वो सब बेनिफिट्स उससे छीन लिए जाते थे वापस. और फार्मर्स जो थे उनको अलाउ था कि अगर उनकी पहली औलाद जो थी वो बेटा नहीं होता और बेटी होती है तो उनको अलाउ था कि वो दूसरा बेबी पैदा कर सकते थे इस उम्मीद के साथ कि उनको उनकी फैमिली में फार्म में काम करने वाला एक और मर्द चाहिए. और अब चाइना में जो जनरेशन है उनके यंग लोगों की जिसमें से ज़्यादातर जो है उसके ना कोई बहन है ना कोई भाई है, वो सिंगल बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के. और रिपोर्ट्स जो हैं वो हमें बताती हैं कि उनके बच्चे एक होने की वजह से ख़राब हो चुके हैं, बिगड़ चुके हैं, क्योंकि उनके माँ बाप और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उनको इतना प्यार दे चुके हैं, इतना प्यार देते हैं कि वो इस तरह हैं जिस तरह कोई छोटे एम्परर्स हैं, बादशाह हैं. जिस तरह उनकी हर बात जो है उसको माना जाता है और हर बात जो है उसको उनकी वो इतने पैम्पर हैं कि निकली हुई बात जो है मुँह से वो पूरी की जाती है उनकी. Now we need to know how does educating girls help to control population growth. अब हमें देखना है कि किस तरह औरतें जो हैं, लड़कियां जो हैं वो हेल्प करती हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने की. जो रिसर्च है सेवरल कंट्रीज़ में वो ये शो करता है कि अगर हम लड़कियों को पढ़ाएं तो कंट्री इज़ टेकिंग एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स कंट्रोलिंग. अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी पॉपुलेशन को तो हमें अपनी लड़कियों को, गर्ल्स को एजुकेट करना होगा. और इसकी क्या वजह है कि गर्ल्स जो हैं जो स्कूल अटेंड करती हैं वो देखा गया है कि वो बच्चियां जिन्होंने स्कूल अटेंड किया होता है, जो पढ़ी लिखी होती हैं, वो अपना पहला बेबी जो है, पहला बच्चा जो है वो ज़रा लेट उसको बर्थ देती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह इजिप्ट में ये देखा गया है कि 56% औरतें जो कभी स्कूल नहीं गई थीं वो बहुत जल्दी माएँ बन गई. ज़ाहिर है उनके माँ बाप ने उनकी जल्दी शादियाँ कर दी. और कंपेयर अगर हम उनको करें तो सिर्फ 5% वो औरतें जो थी उनमें से उनके पास सेकेंडरी एजुकेशन थी. और अ वुमेन विद मोर एजुकेशन हैज़ फ्यूअर चिल्ड्रन ओवरऑल
और जो वुमेन जो औरतें जो हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं उनके ओवरऑल देखा जाए तो पढ़ी लिखी औरतों के कम बच्चे होते हैं। और वजह क्या है कि यूजुअली उस ज़ाहिर है वो पढ़ रही होती है तो वो एक लड़की अगर वो मास्टर्स कर रही है या वो मेडिकल कर रही है या वो इंजीनियरिंग कर रही है तो ज़ाहिर है उसकी 16-17 साल की उम्र में आप शादी नहीं कर सकते। उसको 25, 26, 27, 28 पे शादी होगी उसकी। तो ज़ाहिर है जब वो जो डिले होगी उनकी शादी या वो घर से बाहर काम करेंगी या अपनी फैमिली को लिमिट करेंगी और तो ज़ाहिर है घर से बाहर काम करेंगी तो ज़्यादा बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकती। वो किस तरह पालेंगी अपने बच्चे। जिस तरह फिगर 2.10 जो है उसने हमें इलिस्ट्रेट्स किया है जो रिजल्ट्स जो हैं इसने जो रिजल्ट्स जो हैं मोरक्को में हुए। अब मोरक्को में वो औरतें जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है वो 3.9 उनकी परसेंटेज है। फिर जो एवरेज नंबर है उनका चिल्ड्रन का पर विमेन एज 30 अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन। ठीक है जी। जिनके पास एजुकेशन नहीं है वो सबसे उनका एवरेज हाई है। फिर प्राइमरी जिन्होंने एजुकेशन ली हुई है उनका 2.6 है। सेकेंडरी लेवल 1.9 है और जो टेरिशरी लेवल है वो 1.3 है जो हायर एजुकेशन जिन्होंने ली हुई है। और how many more children did the women with no education have than in one with tertiary education? अब वो कहता है कि जाहिर है वो औरतें जिन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की तालीम ली हुई है जिन्होंने हाई एजुकेशन ली हुई है उसके मुकाबले में वो औरतें जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है उनके बच्चों की तादाद जो है वो नेचुरली ज़्यादा है। और ब्राज़ील जो है उसमें जो अनपढ़ औरतें हैं जिन्होंने स्कूल अटेंड नहीं किया होता उनकी एवरेज क्या है 6.5 है of 6.5 एवरेज। बट दोज विद सेकेंडरी एजुकेशन हैव एन एवरेज ऑफ 2.5 चिल्ड्रन। ठीक है। तो ब्राज़ील में भी इवन जो औरतें इलिटरेट हैं उनका परसेंटेज बच्चों की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर एजुकेटेड। So the educated women is also more successful than the uneducated one in ensuring a better standard of health and nutrition। जाहिर है जो पढ़ी लिखी औरत है वो इस चीज़ वो उससे आप ये बात इंश्योर कर सकते हैं कि वो अपने फैमिली को एक अच्छी हेल्दी और न्यूट्रिशियस लाइफ जो है वो देती है। बेहतर खाना बेहतर हाइजीन के असूल अच्छा खाना क्या चीज़ बच्चे के लिए अच्छी है क्या चीज़ नहीं अच्छी वो सब बेहतर तरीके से सोच सकती है एक पढ़ी लिखी औरत। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में जो इन्फेंट्स ऑफ मदर्स हैं वो बच्चे जिनकी माएँ those who have had primary education are half as likely to die in their first year as the infants of illiterate mothers। वो औरतें जो बिल्कुल अनपढ़ हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा अगर हम उनको कंपेयर करें उन औरतों के साथ जिन्होंने प्राइमरी तक क्लास 5 तक एजुकेशन ली हुई है तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर इलिटरेट मदर्स की। उनके बच्चे ज़्यादा मरते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज women who had primary education। It had been estimated that in Pakistan an extra year of school for 1,000 girls could prevent 60 infant deaths। और वो बताता है कि अगर हम पाकिस्तान में एस्टिमेट लगाएं और अगर हम देखें तो अगर हम जितना भी हमारे बच्चे पढ़ती हैं बच्चियां अगर प्राइमरी तक पढ़ती हैं तो हम अगर उन्हें 1 साल और पढ़ा लेंगे तो हम 60 छोटे बच्चों को मरने से बचा सकते हैं अगर हम ज़रा और तालीम जो है वो उनको दे देंगे। Now figure 2.11 show the infant mortality rate for Pakistan and also how it compare with the rates in the Muslim countries in North Africa। अब आप यहाँ देखो फिगर 2.11 जो है वो शो करता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो पाकिस्तान का और 4 डिफरेंट कंट्रीज़ का जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। और आपको पता लगेगा कि इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ जो हैं जो 1000 जिंदा बच्चे पैदा होते हैं उनमें से हमारे 1986 में कितने बच्चे जो थे वो कितनी हाई एवरेज है अराउंड 125 के करीब कितने बच्चे मर जाते थे। ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो 1986 में उसके बाद 1996 में
ये हमारे पाकिस्तान की एवरेज काफ़ी नीचे आ गई, लेकिन 96 से 2003 तक कोई बहुत ज़्यादा हमने काम नहीं किया, बहुत थोड़ा सा जो है वो चेंज आया। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि मोरक्को जो है उसने बहुत आहिस्ता 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 जो है वो अपना कंट्रोल करके डेथ रेट को काफ़ी नीचे ले आया 35 के अराउंड। ठीक है, 2003 तक। उसके बाद अगर हम देखें तो अल्जीरिया जो है उसने भी पहले वो काफ़ी नीचे आ रहा था 1996 तक, उसके बाद वो भी बहुत शार्पली नीचे नहीं आया। उसके बाद तुनीसिया जो है वो भी काफ़ी नीचे आते आते यहाँ पर काफ़ी नीचे आ गया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो तुनीसिया जो है उसने कंट्रोल किया है 2003 तक अपने डेथ रेट। क्लियर, अंडरस्टैंड? अ ड्रॉप इन इन्फेंट मोर्टेलिटी इंक्रीजेस फैमिली, और नेचुरली जब आपका डेथ रेट जो है बच्चों का वो कम हो जाएगा, जब आपके बच्चे कम तादाद में उनकी डेथ होगी तो आपकी फैमिलीज़ जो हैं वो बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी। ज़ाहिर है बच्चा कोई मरेगा नहीं, किसी की डेथ नहीं होगी तो फैमिली बड़ी होती जाएगी और फैमिली को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उनके बच्चे ज़िंदा हैं और वो मज़ीद फैमिलीज़ को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, और इसके रिज़ल्ट में ड्रॉप होगा बर्थ रेट। ज़ाहिर है कि उनके पास अगर 6 बच्चे हैं और 6 के 6 हयात हैं तो वो 7वां क्यों पैदा करेंगे। और इसी तरह अगर हम और बच्चों लड़कियों को तालीम दिलाएंगे तो वो भी इन टर्न हमारा जो है वो पॉपुलेशन जो है वो उसको कंट्रोल करने में बेहतर, वो जो हमारी डेथ रेट है उसको भी कंट्रोल करेंगे और पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करेंगे। और डेथ रेट कंट्रोल होगा तो नेचुरली हमारा फैमिलीज़ का कॉन्फिडेंस आएगा और वो कम बच्चे पैदा करेंगे। Figure 2.2 shows how these factors have influenced the birth rates in other 3 Muslim countries shown in figure 2.11. Which of these 3 had the largest drop in its birth rate between 1986 and 2000? और इसी तरह अब ये हमारा फिगर है, ये हमें शो करता है बर्थ रेट्स इन 4 कंट्रीज़ कि कितनी बर्थ्स जो हैं वो पर 1000 पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50 कितने % जो हमारे बच्चे हैं वो पैदा हुए हैं इन सालों में। तो 1996 में हमारा रेट किधर जा रहा है, टच कर रहा है तकरीबन 47, 48। ठीक है, और फिर थोड़ा सा नीचे ड्रॉप आया, लेकिन फिर अभी हम स्टैटिकली बढ़ती जा रही हैं, हमने कंट्रोल नहीं किया अपने बर्थ रेट को। ठीक है, यहाँ तक कंट्रोल किया है 96 तक कुछ, उसके बाद 2003 तक हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। उसके बाद अल्जीरिया जो है वो कंटिन्यूसली कंट्रोल करते करते 2003 में कुछ नीचे आ गया है अराउंड 25% के पास। फिर मोरक्को है, मोरक्को जो है उसने भी स्लाइड काफ़ी शार्प लिया है, तो नीचे आता गया है, ड्रॉप कंट्रोल करता गया है, फिर यहाँ आकर वो भी कुछ रुक गया है। लेकिन तुनीसिया जो है इसने बहुत अच्छे तरीके से पहले यहाँ तक शार्प एक लिया है, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ रुक के फिर वो और नीचे आ गया और इस वक्त वो लोएस्ट उसका जो है वो बर्थ रेट। Although research has shown the beneficial effect of education for girls, there are 90 million primary school age girls in the world who are not in school compared with 45 million boys. There are still many girls for whom access to school is difficult or impossible. और अगर हम रिसर्च को देखें तो शो वो हमें बेनिफिशियल इफ़ेक्ट दिखाता है एजुकेशन की, जो लड़कियों की एजुकेशन है उसके। और देर आर 90 मिलियन प्राइमरी स्कूल एज गर्ल्स जो हैं दुनिया में, 90 मिलियन जो वो लड़कियां जिनकी प्राइमरी जो एजुकेशन हासिल करने की उम्र है दुनिया में, वो स्कूलों में नहीं जा रही एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ जो हैं वो सिर्फ 45 मिलियन हैं जो नहीं जा रहे, और गर्ल्स जो हैं वो 90 मिलियन नहीं जा रहे, आधा डिफरेंस है। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके लिए स्कूल जाना और भी वजूहात की वजह से डिफ़िकल्ट भी है और इम्पॉसिबल भी है।
ऑफन द स्कूल इज नॉट विद इन अ से। अब वो कहते हैं कि क्या रीजंस हैं कि क्यों बच्चियां जो हैं वो स्कूलों में नहीं जा पाती। कहते हैं कि अक्सर ये होता है कि स्कूल जो है वो इज़ नॉट विद इन अ सेफ वॉकिंग डिस्टेंस। घरों के पास स्कूल नहीं है, बहुत दूर दूर स्कूल्स हैं और घर बहुत दूर हैं, इसलिए लड़कों को तो भेज दिया जाता है सेफली कि जाओ चले जाओ स्कूल, लड़कियों को नहीं भेजा जाता। फिर लैक ऑफ सैनिटरी फैसिलिटीज़ होती हैं लड़कियों के लिए, स्कूलों में बाथरूम्स नहीं है, पानी नहीं है। लड़के तो कहीं भी खुली जगह पर जाके वॉशरूम की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां तो इस तरह नहीं कर सकती। फिर रास्ते कच्चे हैं, वहाँ पानी खड़ा होता है, तो लड़कियों के लिए सैनिटरी इश्यूज काफ़ी होते हैं स्कूलों में जाने के लिए। और फिर एक रीज़न ये भी होता है कि वहाँ पर बहुत फीमेल टीचर्स भी नहीं होते, औरतें टीचर्स भी नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत कम टीचर्स होती हैं फीमेल, जिसकी वजह से पेरेंट्स अलाउ नहीं करते लड़कियों को स्कूल जाने में के लिए, ख़ास तौर पे हमारे जो गांव दही इलाके हैं उसमें। और इसकी वजह से लड़कियां डिस्करेज हो जाती हैं स्कूल अटेंड करने से। और अनफॉर्चुनेटली इवन व्हेन दे डू अटेंड स्कूल, जब वो स्कूल जाती हैं तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड की जा रही होती है वो बहुत ही पुअर होती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स बॉयज़, और वो स्कूल छोड़ देती हैं। और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती है अक्सर देखा जाता है कि गया है कि बॉयज़ की बेहतर होती है। फॉर एग्जांपल 1990s में एक गांव जो था पालक, जो कि मंगला रिजर्वायर के पास था, जो बॉयज़ स्कूल था वहाँ पर, उसमें 18 टीचर्स थे 237 बॉयज़ के लिए, लेकिन गर्ल्स के लिए सिर्फ 5 टीचर्स थे 120 गर्ल्स के लिए। और हाउ मैनी बॉयज़ पर टीचर वर देयर? 13 बॉयज़ जो थे उनके लिए एक टीचर था, सिर्फ एक टीचर ने 13 बॉयज़ देखने थे, और गर्ल्स में 24 गर्ल्स को एक टीचर ने देखना था। तो डेफिनेटली अगर टीचर्स की तादाद ज़्यादा होगी तो हम बेहतर तरीके से बच्चों को एजुकेट कर सकेंगे। How may the quality of education in a school be increased by having more teachers? ज़्यादा टीचर्स होंगे, ज़्यादा तवज्जो से पढ़ाएंगे। छोटा ग्रुप जो है वो एक टीचर पढ़ा सकता है, तो जाहिर है हर किसी पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और बड़े ग्रुप्स पे कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होती। सबका काम चेक नहीं होगा टाइम पे, सबको प्रॉपर टाइम नहीं दे सकेगा टीचर। इन पाकिस्तान देयर आर 3 सीरियस प्रॉब्लम्स, और पाकिस्तान में 3 हमारे पास सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी एजुकेशन की रास्ते में रुकावट है, और ख़ास तौर पे जो गर्ल्स एजुकेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो 3 हैं। फ्यूअर देन 3.4 ऑफ ऑल चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी स्कूल अटेंड स्कूल। हमारे पास मुल्क में जितने भी बच्चे हैं जिन्हें प्राइमरी स्कूल जाना चाहिए, अटेंड करना चाहिए, उनमें सिर्फ 3.4% बच्चे जो हैं वो जाते हैं, बाकी के बच्चे नहीं जाते स्कूल, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों। और ऑफ दोज हु डू अटेंड प्राइमरी स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल को अटेंड करते हैं उनमें भी गर्ल्स की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है बॉयज़ के मुकाबले में। ये आप फिगर 2.13 देख सकते हैं कि पंजाब में अगर 73 बॉयज़ प्राइमरी स्कूल जाते हैं तो गर्ल्स सिर्फ 60 जाती हैं, लेकिन फिर भी पंजाब में बेहतर है। सिंध में 57 बॉयज़ जाते हैं तो 47 गर्ल्स जाती हैं। NWFP में 64 बॉयज़ जाते हैं और 37 गर्ल्स जाती हैं। और बलूचिस्तान में सबसे लो है 46 अगर बॉयज़ जाते हैं तो 27 गर्ल्स जाती हैं। ठीक है, और जाहिर है ये पॉपुलेशन के हिसाब से है, पंजाब की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर सिंध की, फिर NWFP की, फिर बलूचिस्तान की। ठीक है, समझ आ गया? ये अटेंड करते हैं हमारे प्राइमरी स्कूल्स। अच्छा जी, ऑफ दोज गर्ल्स हु डू अटेंड प्राइमरी स्कूल, और वो लड़कियां जो प्राइमरी स्कूल जाती हैं उनकी परसेंटेज जो है स्कूल छोड़ देने की वो भी ज़्यादा है देन द बॉयज़। और ये फिगर 2.14 में शो किया हुआ है कि जो फिगर 2.14 है वो हमें बता रहा है उन स्टूडेंट्स की परसेंटेज जो स्कूल छोड़ देते हैं अपने प्राइमरी ही दौर में। उनमें बॉयज़ 15% हैं पंजाब में, गर्ल्स 40% हैं। देखो गर्ल्स कितनी ज़्यादा छोड़ देती हैं। सिंध में 58% और 70% लड़कियां छोड़ देती हैं।
NWFP में बॉयज़ 65% छोड़ते हैं, गर्ल्स 74 और बलूचिस्तान में 62% गर्ल्स और 66% बॉयज़। Now, a World Summit for Children in 1990 had as its aim the provision of basic primary education for all children in the world by 2000। और जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी वर्ल्ड समिट फॉर चिल्ड्रन, उसने 1990 में ये एम किया कि वो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन दुनिया के सब बच्चों को बाय 2000 वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन दिस एम वाज नॉट अचीव्ड, ये एम हासिल नहीं हो सका, वो ये सब बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सके पूरी दुनिया में। और उन्होंने अपनी डेट 2000 से बढ़ा के 2015 कर दी कि हम तब तक जो है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। और वर्ल्ड बैंक जो है, जो दुनिया का बैंक है इस वक्त, जो वर्ल्ड बैंक है वो बहुत ज़्यादा कर्जा जो है वो बेसिक एजुकेशन के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ को देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यमन में जो वर्ल्ड बैंक है उसने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया कि वो नए स्कूल्स गर्ल्स के लिए खोलें और अपनी एजुकेशन की क्वालिटी है उसको बढ़ाएं, और जो लड़कियां टीचर्स हैं, औरतें टीचर्स हैं, उनकी तादाद बढ़ाएं। और जो गिनी है वेस्ट अफ्रीका में, वर्ल्ड बैंक ने उसको भी हेल्प किया कि वो अपनी पॉलिसी को चेंज करें स्कूल की और नए स्कूल्स बनाएं जहां पर पानी का प्रॉपर वेल्स हों और लेट्रिन्स बाथरूम्स वगैरह हों। और इसके नतीजे में जब उन्होंने बाथरूम्स और फैसिलिटीज़ पानी वगैरह की प्रोवाइड की तो उसके नतीजे में स्कूल में औरतों लड़कियों की जो तादाद थी, एनरोलमेंट जो थी, एडमिशन्स जो थे वो 16% तक बढ़ गए। फिर 1996 में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक था उसने अप्रूव किया पाकिस्तान के लिए लोन्स, ख़ास तौर पे प्राइमरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स के लिए। और इसके नतीजे में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 7500 ज़्यादा गर्ल्स जो हैं वो प्राइमरी एजुकेशन हासिल कर पाएंगी हर साल। और इसी तरह डिस्पाइट दीज लोन्स, इन लोन्स के अलावा और इंटरनेशनल एड मदद जो है वो भी हमें मिल रही है, और उसके अलावा और की हमें ज़रूरत है ताकि हम अगर चाहते हैं कि हम जो नया एम है वर्ल्ड समिट का उसको हासिल कर सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा तालीम जो है वो लड़कियों को दे सकें। नाउ इट्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन with the topic migration in some other day. Allah Hafiz.